नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहूँगा आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। आज के वीडियो की शुरुआत मैं करूँगा इस क्विक डिस्क्लेमर के साथ। बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ रिस्क होता है। तो अगर आप यहाँ प्रॉफिट्स बनाते हैं वो आपके होंगे, और अगर आप लॉसेस करते हैं तो वो भी आपकी ही जिम्मेदारी होगी। तो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, लेकिन रिस्क आपको अपने हिसाब से लेना है। तो ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ PKP 3.0 यानी कि पैसों का पेड़ 3.0 विद ऑप्शन ट्रेडिंग। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि PKP की शीट में मैंने क्या क्या ऑटोमेशन लगाए हैं, उसे कैसे यूज़ करना है, डेटा ट्रांसफ़र कैसे यूज़ करना है। और पार्ट 2 के लिए रखा था मैंने वो पार्ट जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि उसे मैं थोड़ा डिटेल में कवर करना चाहता था और एक ही वीडियो में बनाता तो वो वीडियो लंबा हो जाता, बोरिंग हो जाता। तो इसलिए मैं ये पार्ट 2 अलग से बना रहा हूँ। तो जैसा आपको पता है कि PKP 3.0 में हमारे पास एक ETF का ट्री होता है जिसमें से हम फ्रूट्स तोड़ते रहते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि साथ में हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्री लगाएंगे जो PKP के ट्री से काफ़ी छोटा होगा, लेकिन उससे भी हमारे फ्रूट्स आते रहेंगे। तो आज हम उसी ट्री की बात करेंगे, वो छोटा वाला ट्री, उसे कैसे लगाना है और हमारे PKP के साथ हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, शीट में क्या क्या हमें मिलेगा, कैसे उन्हें यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं एक ग्लिम्स आपको देना चाहूँगा कि मेरी पर्सनल ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी कैसी रही है अभी तक। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपकी ऑप्शन जर्नी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं तो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना ज़ीरोधा का मेन अकाउंट खोल दिया है जिसमें मैं गया हूँ रिपोर्ट्स, टैक्स, P&L। इसमें हमें पता चल जाता है कि हमने किस फिनेंशियल ईयर में किस तरह का प्रॉफिट बनाया। इक्विटी, F&O, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, ये सारे कैटेगरी आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ F&O वाला सेक्शन, बिकॉज आज का वीडियो F&O से रिलेटेड है। तो मैंने अपने F&O की शुरुआत करी थी 2020 में, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिनेंशियल ईयर 2019-2020 की रिपोर्ट खोल रखी है। यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़ीरो है सब कुछ, क्योंकि तब तक मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं शुरू किया था। इसके बाद अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ उसका नेक्स्ट ईयर 2020-2021 और रन करता हूँ और F&O वाले सेक्शन में जाऊँगा मैं, तो यहाँ आप देखेंगे मेरे ऑप्शन प्रॉफिट हैं नेगेटिव में 50,000। मतलब जब मैंने शुरुआत करी तो मेरा नेगेटिव में हुआ प्रॉफिट। ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि मैंने शुरुआत करी थी कवर्ड कॉल्स के साथ, और उन दिनों इंडेक्स भाग रहा था। 2021 की बात है, कोरोना के बाद की बात है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे ऑप्शन इन द मनी हो जाते थे, इसलिए ये सब नेगेटिव है। कोई पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं हुई मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। वहीं मेरी इक्विटी में अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए थे। तो जैसा आपको पता है मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मेंटेन करके चलता हूँ। तो जब मैंने देखा कि प्रॉफिट मेरे ऑप्शन से कुछ नहीं आ रहे, नेगेटिव में आ रहे हैं, मतलब मेरी पॉकेट से पैसा गया है, तो उसको मुझे इम्प्रूव करना है। तो अगले साल मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए, तो उसका रिजल्ट देखते हैं क्या रहा। 2021-22 ये फिनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ F&O में जाएंगे तो आप देखेंगे मेरा 1.3 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर उसका नेक्स्ट ईयर 2020-2023, इसमें मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया, 3.13 लाख पे चला गया। और ये सिर्फ एक ज़ीरोधा अकाउंट है, मेरे पास मेरी वाइफ का है, मेरे पास मेरी मम्मी का है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे अलग स्ट्रैटेजी के हिसाब से अलग प्रॉफिट चलते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा अकाउंट है जहाँ मोस्टली मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी अकाउंट है जहाँ पे मैं करता हूँ और वहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट्स होते हैं। अब नेक्स्ट ईयर का देखें 2023-24, इस ईयर में मेरे को हुआ 1.14 लाख का प्रॉफिट। और 2024-25 की बात करें तो उसमें मुझे हुआ 4.43 लाख का प्रॉफिट। और अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसकी रिपोर्ट रन करते हैं, उसमें मेरा चल रहा है 2.4 लाख का करंट प्रॉफिट। और अभी काफ़ी सारे महीने बाकी भी हैं इस साल को कंप्लीट होने में। ये फिनेंशियल ईयर है तो ये प्रॉफिट ऊपर और चला जाएगा। एनीवेज, मेरा ये सब दिखाने का मकसद ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है पर्सनली, क्योंकि मैंने उसे बहुत डेटा सेंट्रिक स्टाइल में और बहुत सोच समझ के और बहुत सावधानी के साथ यूज़ किया है। तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल हुआ है। और साथ में मैं ये भी दिखाना चाहता था कि शुरुआत में अगर आप नए नए हैं तो कुछ नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्रैटेजीज़ को करते रहेंगे, इम्प्रोवाइज़ करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, तो आपकी जर्नी धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ जाएगी और आप भी ऐसे प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप ठीक से करेंगे, अगर आप सारी सावधानी और सारे रूल्स के हिसाब से करते हैं। तो मेरे को तो काफ़ी समय हो गया है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं कई सारी स्ट्रैटेजीज़ करता हूँ, लेकिन जो मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है, सबसे सेफेस्ट जो कंसिडर की जाती है, वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो कई तरह के लोग देख रहे होंगे, तो उन्हें मैं 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ। व्यूअर 1 है वो जिनके पास कोई वर्किंग नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की,
नॉलेज होना मतलब पता होना कि स्ट्राइक प्राइस कुछ होता है, प्रीमियम कुछ होता है, एक्सपायरी डेट कुछ होता है, वो नॉलेज है। लेकिन वर्किंग नॉलेज का मतलब है कि ऑप्शंस काम कैसे करते हैं। तो पहली कैटेगरी है जिनको कोई नॉलेज नहीं होगी। इस कैटेगरी में मैं भी बहुत समय 5 साल पहले मैं भी उसी कैटेगरी में आता था, तो मैंने भी कहीं से शुरुआत की थी। सेकेंड कैटेगरी उनकी है जिनको थियोरेटिकल नॉलेज होगी लेकिन वर्किंग नॉलेज नहीं होगी, मतलब उन्होंने कोई रियल ट्रेड्स नहीं किए होंगे। उन्होंने थ्योरी में सब कुछ पढ़ा होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम्स क्या होते हैं, एक्सपायरी डेट क्या होती है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, वगैरह वगैरह जो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं टर्मिनोलॉजी, उनको थियोरेटिकली पता होगा लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली कोई ट्रेड्स अभी तक नहीं किए होंगे। और थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास नॉलेज है ऑप्शन ट्रेडिंग की और वो एक्टिवली ट्रेड भी कर रहे हैं। तो जो पहली दो कैटेगरी हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस या मेंटोरशिप के अंडर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीडियोज़ में कवर नहीं होती। और आपको जब कोई पर्सनल गाइड कर रहा है तो छोटी बातें आपको पता चलती रहती हैं, जिससे आपको लर्निंग एक अच्छे तरीके से होती है और आप अच्छे पेस पे लर्न कर पाते हैं और छोटी बातों को भी समझ पाते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी के व्यूअर्स हैं जिनको नॉलेज है और जो ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में ऑलरेडी, तो मेरी ये जो PKP 3.0 के ऑप्शन ट्रेडिंग वाला पार्ट है वो उसको यूज़ करना स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। लेकिन बाकी दो कैटेगरीज़ के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप किसी गाइडेंस के अंदर ही ये सब करें, क्योंकि ऑप्शंस में रिस्क बहुत होता है, तो रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं वो रिस्क भी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि शीट को कैसे यूज़ करना है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि मैं कौन कौन से ऑप्शन ट्रेड करता हूं PKP में, तो दो कैटेगरीज आती हैं। एक है कवर्ड कॉल्स और दूसरा है कैश सिक्योर्ड पुट्स। मैं दोनों को आपको समझाऊंगा। कवर्ड कॉल्स को मैंने बड़े फॉन्ट में क्यों रखा है, ये मेजॉरिटी पीपल स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकते हैं जिनके पास वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है कवर्ड कॉल के लिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कैश सिक्योर्ड पुट थोड़ा ज़्यादा रिस्की साइड पे है, तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ जाएं वो ही आगे जाके करें। मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तो कवर्ड कॉल से करिए सिर्फ, बाकी धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लग जाए कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं तब आप कैश सिक्योर्ड पुट्स भी कर सकते हैं। मैं दोनों समझाने वाला हूँ आज के वीडियो में। लेकिन अगेन आपको रिमाइंड करा दूँ, रिस्क आपको लेना है तो सोच समझ के लेना। ऐसे नहीं कि पहले ही दिन मैं सब कुछ कर डालूँ और मुझे पहले ही दिन बहुत सारा पैसा मिल जाए। उस मेंटालिटी के साथ कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसना। धीरे धीरे छोटा पैसा बनाते जाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइए और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी, आप रिस्क वगैरह समझ चुके होंगे, तब जाके आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को और एक्सपैंड कीजिए और अपने प्रॉफिट्स बढ़ाइए। ठीक है, तो वन स्टेप एट ए टाइम इस अप्रोच के साथ जाइएगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कवर्ड कॉल्स क्या हैं PKP के पर्सपेक्टिव से। अगर आपके पास एक लॉट इक्विवेलेंट निफ्टी का परचेज्ड है ETF के रूप में तो आप कवर्ड कॉल्स कर सकते हैं। अगर उतना नहीं है तो आप कवर्ड कॉल्स नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ अ कवर्ड कॉल, इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड। अ कवर्ड कॉल इन्वॉल्व्स ओनिंग द अंडरलाइंग एसेट एंड सेलिंग कॉल ऑप्शंस अगेंस्ट दैट पोजीशन। मतलब जो भी इंडाइसेस में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, सेंसेक्स है, इन सब में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ये इंडेक्सेस हैं। तो निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो अगर आपके पास निफ्टी का अंडरलाइंग एसेट का 1 लॉट है तो आप कवर्ड कॉल कर सकते हैं। तो कवर्ड कॉल वो क्यों कहलाता है, बेसिकली अगर निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है और आपने जो सेल किया है कॉल, उसका स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चले जाता है एक्सपायरी के दिन तक, तो आपको ऑप्शंस में लॉस होते हैं। वो अभी मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा अभी आपको। तो उस केस में ऑप्शन में लॉस होते हैं, लेकिन क्योंकि निफ्टी भी साथ साथ बढ़ेगा तो आपका जो ETF है वो उतना ही बढ़ेगा जितना निफ्टी बढ़ा है। तो आपका वो जो लॉस है उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो सारा आपका ETF कवर कर लेता है, इसलिए ये कहलाता है कवर्ड कॉल। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं गूगल शीट की मदद से। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक निफ्टी का लॉट कितने पैसे में आता है और उसको अगर हमें ख़रीदना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जिस भी दिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन निफ्टी का CMP करंट मार्केट प्राइस चेक कीजिए। अभी एग्जांपल लेते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट क्लोजिंग हुई थी 28 नवंबर को। उस दिन का क्लोज लगभग था 26,203 निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है, इसको हम A कह लेते हैं। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ 1 लॉट ऑफ निफ्टी,
तो अभी प्रेजेंट साइज़ एक लॉट का है 75 यूनिट्स। जनवरी 2026 से ये हो जाएगा 65 यूनिट्स। तो जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो लॉट साइजेस चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस कैसा मूव हो रहा है उस अंडरलाइन का। तो अभी फ़िलहाल 75 है, अभी आगे जाके 65 होगा, हो सकता है फ्यूचर में वो और चेंज हो जाए। तो हम ये जो अभी नेक्स्ट लॉट होने वाला है 65, उसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो लॉट साइज़ क्या है 65, तो इसे हम बी कह लेते हैं। तो निफ्टी का एक लॉट कितने पैसे में आएगा उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें ए यानी कि उसका करंट मार्केट प्राइस और बी उसका लॉट साइज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी, और इससे आ जाता है अभी आज की डेट में 17,04,000 रुपीज़। तो अगर आपको एक लॉट ख़रीदना है आपके पास 17,04,000 रुपीज़ होने चाहिए। और इसको कैसे खरीदेंगे? आप निफ्टी डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, उसको आप या तो फ्यूचर्स के थ्रू खरीदते हैं और उसमें अलग हिसाब किताब चलता है। मैं पर्सनली फ्यूचर्स के थ्रू नहीं करता, तो इस स्ट्रैटेजी में फ्यूचर्स की बात नहीं करूँगा, मैं करता हूँ ETFs के थ्रू। तो ETFs को देख लेते हैं वो कैसे काम करेगा। तो आपको निकालना है जो भी ETF आप परचेज़ करना चाहते हैं, निफ्टी 50 के कई सारे ETFs अवेलेबल हैं, उनमें से जो टॉप वॉल्यूम वाला ETF है वो है निफ्टी 20, निपॉन का ये ETF है। तो उसके एग्जाम्पल को समझते हैं हम। उसका करंट मार्केट प्राइस जो लास्ट क्लोजिंग डे पे था 28 नवंबर को 296 रुपीज़ 46 पैसा के आसपास था। तो कितने यूनिट हमें निफ्टी 20 के ख़रीदने पड़ेंगे ताकि हम एक लॉट निफ्टी के बराबर इन्वेस्ट कर दें? तो हमने वो ऑलरेडी निकाल लिया पिछले स्लाइड में कि 17,04,000 हमें इन्वेस्ट करने हैं। तो उस 17,04,000 इन्वेस्ट करने के लिए कितने निफ्टी 20 के यूनिट लगेंगे, उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए निफ्टी 20 के प्राइस से, तो आपका आंसर आ जाता है 5,748। तो अगर आज की डेट में आपको एक लॉट निफ्टी का ख़रीदना है तो निफ्टी 20 में आप 5,748 यूनिट्स खरीद लेंगे तो आपका एक लॉट के बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मैं रेकमेंड करता हूँ आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बाय करें, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपको पता होगा हम सेल करते हुए भी चलते हैं। जब जब हमारा PKP स्टाइल प्रॉफिट आता है तो एग्जैक्ट 1 यूनिट खरीदेंगे, तो अगर आपने कुछ सेल कर दिया तो आपका एक लॉट से कम हो जाएगा एक्सपोजर, तो इसलिए एक लॉट से थोड़ा ज़्यादा खरीदिए। तो यहाँ पे आपको एक और आइडिया लग गया होगा कि ये जो कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी है कम कैपिटल के साथ करना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 17 लाख प्लस मार्जिन के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, तो मान के चलिए 20 लाख प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपके पास हैं, तो आप ये कवर्ड कॉल वाला सिचुएशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप PKP करते रहिए, अपनी सिप्स के थ्रू अपने यूनिट्स एक्यूमुलेट करते रहिए। जिस भी दिन आपका ETF का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि वो 1 लॉट निफ्टी के बराबर हो जाए, तब आप अपनी कवर्ड कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले स्टार्ट करना मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास 1 लॉट या उससे ज़्यादा के यूनिट्स नहीं है तो कवर्ड कॉल्स मत कीजिएगा, रिस्की है। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे गूगल शीट में करी है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कवर्ड कॉल्स अगर हम सेल करते हैं तो क्या क्या होगा, अलग अलग सिनेरियोज़ को कंसिडर करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने नेक्स्ट मंथ, तो अभी नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर एक्सपायरी का मंथली कॉल हमने सेल किया, स्ट्राइक रेट सेलेक्ट किया 27,600। ठीक है, उसका स्पॉट प्राइस जो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस होता है उसे स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो उसका डिस्टेंस जो हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं वो है 5.33%, मतलब यहाँ निफ्टी है, इसके 5.33% ऊपर का स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। उसका अगर आप प्रीमियम चेक करेंगे तो लगभग 17 रुपीज़ है, उसको मैंने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वैसे तो 75 से होना चाहिए क्योंकि दिसंबर एक्सपायरी तक 75 का लॉट साइज़ है, लेकिन जनवरी से 65 हो जाने वाला है, उसको समझाने के लिए मैंने 65 का ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। तो इसे मैंने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम ये कॉल सेल करेंगे 27,600, हमें मिलेगा प्रीमियम 1,105 रुपीज़। जिस भी दिन आप सेल करते हैं उसी दिन आपको प्रीमियम मिल जाता है, आपके अकाउंट में प्रीमियम आ जाता है। अब सिनेरियो 1 कंसिडर करते हैं, नो ITM। ITM का फुल फॉर्म है इन द मनी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करूँगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ होती हैं। इसको मैंने एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट में कवर किया है, क्या टर्मिनोलॉजी होती हैं, क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स वगैरह वगैरह, सारा डिटेल में कवर किया है बिगिनर्स के लिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके जिन लोगों को नहीं पता है ये सब, वहाँ से जाके देख के समझ सकते हैं। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है। बेसिकली कॉल के केस में इन द मनी होता है अगर आपने स्ट्राइक प्राइस 27,600 का किया है, उससे ऊपर चला जाए एक्सपायरी तक उसका प्राइस, तो वो इन द मनी सिचुएशन हो जाती है। अगर उससे नीचे रहता है तो आउट ऑफ द मनी सिचुएशन होता है।
तो पहला सिनेरियो एग्जांपल है कि इन द मनी नहीं होता है एक्सपायरी तक, निफ्टी प्राइस ऑन एक्सपायरी चला जाता है 27,600, यानी कि निफ्टी मूव कर गया 5.33%, यहाँ तक आ गया। तो हमारा निफ्टी 20 में कितना गेन होगा, हमने इतने निफ्टी 20 के यूनिट्स खरीदे होते तो उसमें गेन होता 90,851। गेन लॉस इन ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था और जो एक्सपायरी के दिन प्राइस है सेम है, तो हमारा कोई लॉस नहीं होता ऑप्शन में। तो जितना भी प्रीमियम हमने कमाया वो हमारा गेन होता, ये प्लस में आ रहा है, तो दोनों को मिला के हमारा टोटल गेन हो जाता 91,956। ओके, अब देखते हैं सिनेरियो 2 कि अगर इन द मनी हो जाए हमारा जो हमने कॉल लिया है वो, यानी कि निफ्टी का प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस जो कि है 27,600 उससे 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो वो हो गया 27,700। प्राइस मूवमेंट कितना हुआ, 5.71% निफ्टी मूव कर गया। तो निफ्टी 20 में हमें कितना गेन होगा, जितना निफ्टी मूव करेगा निफ्टी 20 में उतना गेन होगा रफली, क्योंकि थोड़ा ट्रैकिंग एरर होता है तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रफली उतना गेन होगा। तो 97,354 रुपीज़ का हमें निफ्टी 20 में गेन हो गया। लेकिन ऑप्शन में हमें लॉस होगा क्योंकि वो इन द मनी चला गया है, तो 100 पॉइंट्स इन द मनी गया है, 100 इंटू 6500 का हमें लॉस होगा। उसमें से हमें कुछ प्रीमियम पहले मिल गया था, पॉकेट कर लिया था, तो वो लॉस में से हट जाएगा, तो नेट लॉस हमारा हो जाएगा 5,395। तो दोनों को मिला दें अगर निफ्टी 20 और ऑप्शन का लॉस, हम फिर भी गेन में होंगे 91,959। तो ये सिचुएशन हुआ जब हमने एक अच्छी खासी दूरी पर कॉल सेल किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, 5.33% की दूरी पर कॉल सेल किया है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट गैप बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस जहाँ हम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ। कई लोग क्या होते हैं, कवर्ड कॉल को उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं उनका मेन प्रॉफिट जनरेटर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, उनका मेन प्रॉफिट जनरेटर है उनकी ETF की होल्डिंग। ठीक है, तो अब वो सिनेरियो देखते हैं कि मैं प्रीमियम ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, तो वहाँ क्या रिस्क है। तो यहाँ सिनेरियो 3 मैंने लिया है स्ट्राइक प्राइस टू क्लोज टू स्पॉट। तो जो भी मैं सेल कर रहा हूँ कॉल, उसका स्ट्राइक प्राइस मेरे जो स्पॉट प्राइस है उसके बहुत क्लोज रख के कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस क्या है 26,203 और मैंने स्ट्राइक सेल कर दिया सपोज 26,700 रुपीज़, जो कि 1.9% दूर है हमारे स्पॉट से। इसमें मुझे प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। देखिए, जितने पास होगा स्पॉट के आपका स्ट्राइक प्राइस उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा, और जितना दूर चला जाएगा आपका स्ट्राइक प्राइस उतना प्रीमियम कम होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्योंकि पास का कॉल सेल किया है तो हमें प्रीमियम ज़्यादा मिला, लगभग 10,500, 10,500। ठीक है, लेकिन अब यही सिनेरियो जो हमने ऊपर देखा था कि 27,600 तक चला जाता निफ्टी, तो हमारा निफ्टी 20 में कितना गेन होता 90,851। लेकिन हमारा जो ऑप्शन में लॉस होता वो बहुत बड़ा होता 47,905। तो इन दोनों को ऐड कर दें, ऑल्दो हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं 42,000, क्योंकि ये कवर्ड कॉल है, इसमें हमारे पॉकेट से कुछ भी नहीं जाने वाला है, हमने एक कवर्ड कॉल सेल करी है। लेकिन फ़र्क देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले सिनेरियो में मेरा नेट गेन एट द एंड ऑफ द मंथ 91,000 रुपीज़ 956 है, और नीचे वाले सिनेरियो में 42,000। तो ये जो डिफरेंस है 91,000 माइनस जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो 49,000 आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते थे अगर आप सेफ खेलते, जो मैंने ऊपर वाला सिनेरियो दिखाया है, वर्सेस आपने थोड़ा रिस्की खेला ऑप्शन में, इसलिए 49,000 आपको नहीं मिल पाए। ऑल्दो आपको कोई पॉकेट से लॉस नहीं हुआ, आप पॉकेट में प्रॉफिट ही लेकर आए 42,946, लेकिन आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट ला सकते थे अगर आप सेफ्टी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करते। तो यही सब चीज़ें मैं आपको अपनी शीट के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या सीखा, हाई रिस्क इन ऑप्शन इज़ हाई प्रीमियम हमें मिलेगा, एंड लो रिस्क इन ऑप्शन लो प्रीमियम। तो रिस्क कहाँ पे है, जो हमारा निफ्टी 20 या जो हमारा ETF है उसके गेंस में हम रिस्क ले रहे हैं। अगर हम हाई रिस्क लेंगे वहाँ पे, मतलब हम अपने गेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, हमें हाई प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर वो इन द मनी नहीं जाता तो हमें प्रीमियम मिल जाएगा सारा का सारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन द मनी चला गया तो हमने देखा कि हमें निफ्टी 20 में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता था अच्छा खासा, वो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो मैं पर्सनली इन दोनों कैटेगरीज में सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। मैं लो रिस्क लेता हूँ, मुझे लो प्रीमियम चलेगा, लेकिन मुझे हाई रिस्क हाई प्रीमियम वाला नहीं करना है। बहुत ही रेयरली कभी होगा मैंने ऐसा किया होगा। मैं मोस्टली लो रिस्क लो प्रीमियम वाले ही ट्रेड्स करता हूँ।
क्योंकि बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट जनरेटर है वो हमारा ETF है, वो है वहाँ पे मेन हीरो। ठीक है, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए करनी है कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो जैसा मैंने आपको अपनी रियल एग्जांपल दिखाए थे पूरा ज़ीरोधा में, पहले साल में आपने देखा मैंने 50,000 लॉस किया ऑप्शंस में, लेकिन उसके बाद ऑप्शंस में मैं प्रॉफिट बनाता चला गया। एंड ऑफ द ईयर मैं प्लस में ही रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने ये धीरे धीरे सीखा कि ऑप्शंस में रिस्क कैसे लेने हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट्स ऑप्शंस में ज़्यादा बेहतर है। बड़े प्रॉफिट कभी कभी हमें आएंगे, लेकिन उसमें से जो हमारा ETF वाला पार्ट का प्रॉफिट चले जाएगा वो हमें ज़्यादा नुकसान देता है। ठीक है, उतना फ़ायदा नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ और उसी के हिसाब से मैंने शीट डिज़ाइन की है कि कैसे लो रिस्क और लो प्रीमियम में काम करेंगे, लेकिन ऐसा काम करेंगे कि एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट में आए ऑप्शन में। तो ETF में जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो हमें आए ही आए, ऑप्शंस में एडिशनल प्रॉफिट आए, भले ही वो छोटा हो लेकिन वो एडिशनल प्रॉफिट हो, यानी कि उसके कुछ मायने बने हमारे लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आइए मैं आपको शीट दिखाता हूँ कि मैंने कवर्ड कॉल्स के लिए आपके लिए क्या शीट डिज़ाइन की है। तो जो आपकी निफ्टी PKP 3.0 विद ऑप्शन ट्रेडिंग है, उसमें आपको दिखेगा एक मंथली फोर्स वाली शीट। तो मंथली फोर्स वाली शीट में मैंने क्या डेटा निकाला है कि मंथ ऑन मंथ निफ्टी कैसा मूव किया है। ठीक है, कितना प्लस में रहा या कितना माइनस में रहा मंथ ऑन मंथ। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपायरी डेट्स यहाँ पे आ रही हैं और उस एक्सपायरी डेट का क्लोज प्राइस यहाँ आ रहा है, और पिछली एक्सपायरी से इस एक्सपायरी तक कितना मूवमेंट हुआ। अगर नेगेटिव में हुआ तो वो रेड कलर में दिख रहा है, अगर पॉजिटिव में हुआ तो वो ग्रीन कलर में दिख रहा है। ठीक है, और ये है पिछले 2 साल का डेटा। अब हम ऐसे नहीं कि पिछले 10-12 साल का डेटा यहाँ पे देखेंगे तो हम कोई रैशनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा है कि पिछले 2 साल के जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो मोस्टली हम सेफली बिना इन द मनी जाए अपने ऑप्शन सेल कर पाते हैं। हाँ, ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जहाँ इन द मनी चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल हम कवर्ड कॉल कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास ओवरऑल ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉफिट बचना चाहिए, यानी कि माइनस में हो वो। ठीक है, तो वही आइडिया लेके मैंने ये सब डिज़ाइन किया है और वही मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। तो इस 2 साल के डेटा के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है 2 ईयर डेटा, मैक्स ऑफ ऑल गेन्स। तो जितने भी गेन्स हुए हैं उसमें से मैक्सिमम गेन कितना हुआ है 8.17%। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो अलग कलर में भी दिखेगा। देखिए वाइट फॉन्ट में दिख रहा है, ये कलर कोडिंग हो रखी है। जैसे जैसे अलग अलग डेटा अपलोड होता रहेगा शीट में, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो उसके हिसाब से कलर कोडिंग के हिसाब से हमें दिख जाएगा कि मैक्स कौन सा हमारा रहा है। तो दिसंबर 2023 में 8.17% मूव हुआ था, वो अभी तक का मैक्स है पिछले 2 सालों में। और सेकेंड मैक्स कितना है 6.92, और इसको फिर मैं प्रो रेटा निकालता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम डाल देते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी डेट, इसलिए ये येलो में दिया है मैंने। तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है लास्ट ट्यूसडे को, तो 30 दिसंबर 2025 है अगली एक्सपायरी। ये डेट आपको हर महीने चेंज करनी होगी। स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस निफ्टी का 50 है, तो जब तक वो 50 रहेगा आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस बेसिकली है क्या, मैं आपको निफ्टी की चेन दिखाता हूँ, वहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये NSE पे निफ्टी की चेन आप देख रहे हैं। तो 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो 50 रुपीज़ के डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस चल रहे हैं। तो ये वो वाला फिगर है जो मैंने यहाँ पे दिया है 50 स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस। और डेज़ लेफ्ट, तो शीट को पता है आज की डेट क्या है और एक्सपायरी की डेट हम डाल देते हैं तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितने दिन बचे हैं। आज 30 नवंबर है तो 30 दिसंबर तक लगभग 30 डेज़ बचे हैं, ये कैलेंडर डेज़ निकाल रहा है। फिर मैक्स गेन को हम प्रो रेटा निकालते हैं। सपोज़ आप 1 महीने से कम का डेटा देख रहे हैं, डेज़ 30 से कम हो गए, तो निफ्टी का मूवमेंट अब प्रो रेटा होने का कितना चांस है वो यहाँ पे परसेंटेज में निकल जाता है। क्योंकि 30 डेज़ के हिसाब से मैंने ऑन एन एवरेज माना है कि ये डेटा है, और इसके हिसाब से क्या स्ट्राइक प्राइस बनता है 8.17%। स्पॉट प्राइस से कितना ऊपर का स्ट्राइक प्राइस होगा वो है 28,350 रुपीज़। तो अगर इसका प्रीमियम देखें 28,350, सो यहाँ पे 28,350 का तो नहीं है दिसंबर एंड का, उसके बाद सीधा 29,000 का है या फिर उससे पहले 28,000 का है, तो 8.55 रुपीज़ का प्रीमियम है वहाँ पे। और अगर हम सेकेंड मैक्स गेन देखते हैं उसका स्ट्राइक प्राइस आ रहा है 28,050। तो इनका प्रीमियम आप चेक कर सकते हैं लगभग इनके आसपास का। जैसे हमने जो एग्जांपल देखा अभी 28,000 का हम यहाँ पे प्रीमियम कंसिडर करेंगे जो कि है 8.55। देखिए ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा सेफ होगा क्योंकि वो ज़्यादा दूर है, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस थोड़ा कम सेफ होगा क्योंकि वो पास है। तो यहाँ से हमें वो स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगे जो कंसिडरेबली बहुत सेफ हैं।
ठीक है। अब इन पे प्रीमियम कितना मिल रहा है ये डिपेंड करता है कि कितने पहले हम एक्सपायरी से इन्हें सेल कर रहे हैं, विक्स क्या चल रहा है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। जब विक्स हाई होता है तो प्रीमियम्स हाई हो जाते हैं, जब विक्स लो होता है तो प्रीमियम लो हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है उन स्ट्राइक प्राइसेस पे तो आप सेल कर सकते हैं। इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस में जो भी आपको ठीक ठाक प्रीमियम दे रहा है, मेरा पर्सनली ठीक ठाक होता है 1000 के ऊपर, अगर मैं मंथली प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए ठीक ठाक है। 1000 से नीचे मैं कंसिडर नहीं करता, मोस्टली छोड़ देता हूँ उन्हें। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये दिया है आपको रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग। तो अभी क्या बोल रहा है, यू हैव नॉट येट रीच द 1 लॉट लेवल फॉर कवर्ड कॉल्स। क्यों ऐसा बोल रहा है? बेसिकली यहाँ पे इसे पता है कि करंट होल्डिंग्स वैल्यू, यहाँ हमारी पीकेपी शीट में कितना ईटीएफ की वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप फॉर्मूला में देखेंगे तो पीकेपी के J3 से ये आ रहा है। पीकेपी शीट में J3 में जो करंट वैल्यू चल रही है हमारी ईटीएफ की वो यहाँ पे है और वही मंथली फोर्स में यहाँ पे पुल हो रही है। और हमारा नोशनल प्रॉफिट कितना है, -0.03%, वो भी पीकेपी शीट से आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 1 लॉट के लिए हमें चाहिए 17 लाख से ऊपर और हमारा अभी होल्डिंग सिर्फ 2,81,000 है, इसलिए ये रेड फ्लैग दे रहा है, यू हैव नॉट येट रीच द 1 लॉट लेवल फॉर कवर्ड कॉल्स। तो जैसे मैंने कहा कवर्ड कॉल्स के लिए हमें 1 लॉट लेवल पहुंचना होता है तो ही ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट होगा। तो मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ पीकेपी शीट में और इसे 1 लॉट लेवल तक लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने पीकेपी में यूनिट्स बढ़ा दी, तो अब मंथली फोर्स में देखेंगे। अब ये कह रहा है सेफ़ टू डू कवर्ड कॉल्स। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें चेक करता है सेफ्टी चेक करने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया तो है कि हमारा जो करंट होल्डिंग है वो 1 लॉट से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारा जो प्रेजेंट नोशनल लॉस चल रहा है और जो हमारा मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस है उन दोनों के बीच का गैप चेक करता है। अगर वो गैप बहुत ज़्यादा बन जाता है तो हमारा सेफ़ नहीं है कवर्ड कॉल। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने ETF के यूनिट्स महंगे खरीदे होते और मेरा नोशनल प्रॉफिट अभी नेगेटिव में होता, ठीक है। अब मंथली फोर्स में मैं देखूंगा तो यहाँ मेरा 1 लॉट का वैल्यू से ऊपर तो है, लेकिन मेरा जो नोशनल लॉस है वो जो मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस है उससे भी ज़्यादा है। मतलब अगर मैं 8.17% का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरा कॉल कवर्ड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये रेड फ्लैग आ रहा है, बी कॉशियस विद कॉल ऑप्शन एज इट्स नॉट कवर्ड प्रॉपरली, ठीक है। तो 2 चीज़ें चेक कर रहा है ये। पहला बेस है कि हमारा जो ये करंट होल्डिंग वैल्यू है ये 1 लॉट से ऊपर होना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गया। तो दूसरा ये चेक करता है कि हमारा जो करंट नोशनल प्रॉफिट या लॉस चल रहा है और जो सबसे सेफेस्ट स्ट्राइक प्राइस यहाँ निकल के आ रहा है, अगर मैं वहाँ सेल करता हूँ तो क्या वो एक कवर्ड कॉल होगी। अगर नहीं, जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैंने 8.17% ऊपर का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, मेरा ट्री वहाँ तक पहुँचने तक भी लॉस में ही रहेगा, यानी कि मेरी वो कवर्ड कॉल नहीं है। तो यहाँ पे वो रेड फ्लैग आ जाएगा। तो जब आपको यहाँ रेड फ्लैग दिख रहा है आप कवर्ड कॉल मत कीजिए। जब ये ग्रीन हो जाए तो ही आपको कवर्ड कॉल करनी है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से शीट को यूज़ करना है। आपको मेनली यहाँ पे फोकस करना है कि स्ट्राइक प्राइस क्या आ रहे हैं और यहाँ पे आपका रेड फ्लैग आ रहा है या ग्रीन फ्लैग आ रहा है। जब तक रेड फ्लैग है तब तक आपको कवर्ड कॉल नहीं करने हैं, कॉल सेल नहीं करना है। जब वो ग्रीन हो जाए तब आपको स्ट्राइक प्राइसेस चेक करने हैं, उनके प्रीमियम्स चेक करने हैं। डिसेंट प्रीमियम मिल रहे हैं तो कीजिए, नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर महीने हमें कॉल्स राइट करने ही करने हैं, कंपल्सिव नहीं होना है। हमें यहाँ पे स्मार्टली काम करना है। साल में हमने कुछ भी प्रॉफिट बनाया सेफली, वो हमारा ऐड ऑन ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। तो नुकसान से बचना है। प्रॉफिट थोड़ा कम भी आए तो भी चलेगा, लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से मैंने शीट आपके लिए डिज़ाइन की है। अब कुछ और फील्ड्स यहाँ पे जो मैंने दिए हैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर मैंने लिखा है When you open the sheet for the first time, a message will pop up to allow access to external website. Make sure to allow it, otherwise the below data won't populate. If you have opened it on a mobile device, then use Chrome browser in desktop site mode. ठीक है, आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। बस क्रोम ब्राउज़र को खोलिएगा, डेस्कटॉप साइट मोड में जाइएगा सेटिंग्स में से, फिर इसी तरह का व्यू आपको मोबाइल में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स वो छोटा होगा क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस छोटे होते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी यही वाली मिलेगी आपको।
और फिर मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है डू नॉट ऐड और रिमूव एनी रोज और कॉलम्स इन दिस शीट। ठीक है, अगर आपको कोई डेटा एक्स्ट्रा यहाँ पे नोट डाउन करना है, यहाँ मैंने दिया है द बिलो एम्प्टी स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ योर पर्सनल वर्क। यहाँ पे आप अपना डेटा कुछ भी डाल सकते हैं, उसके अलावा कहीं और मत डालिएगा, नहीं तो शीट डिसरप्ट हो जाएगी, आपका डेटा ठीक से नहीं आएगा। सबसे पहले कॉलम में मैंने दिया है मंथली एक्सपायरीज, और ये येलो में क्यों है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हर ट्यूसडे को होती है, कभी छुट्टी हो जाए मंडे को शिफ्ट हो जाती है या और पीछे शिफ्ट होगी डिपेंडिंग की क्या छुट्टी आ रही है। हो सकता है आगे जाके मंथली एक्सपायरी ट्यूसडे से मूव होकर किसी और दिन में चले जाए। तो ये अभी तक की सारी मैंने मंथली एक्सपायरीज डाली हुई हैं। 28 जनवरी 2021 से लेके लास्ट में आप जाएंगे तो मैंने 28 दिसंबर 2027 एडवांस में आगे तक की डेट डाल दी है, एज्यूमिंग कि ट्यूसडे की एक्सपायरी रहती है। और इसमें मैंने ये नहीं चेक किया कि किस ट्यूसडे छुट्टी आने वाली है। तो अगर किसी ट्यूसडे छुट्टी आने वाली है फ्यूचर में, तो आप यहाँ पे एक्सपायरी उस महीने की अपडेट कर देना। और एक बार 2027 के बियॉन्ड चले गए, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट डेट खुद से मैनुअली डाल सकते हैं, जो भी एक्सपायरी की डेट आ रही है। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम जो डेटा पुल करते हैं वो पिछले 2 साल का पुल करते हैं और उसमें सारी डेट्स आती हैं। तो कौन सी एक्सपायरी की डेट है वो निकालने के लिए यहाँ पे इस येलो सेल में हमें डालना पड़ता है सारी एक्सपायरी। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए ये डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो तभी आपको अपडेट करनी है, अदरवाइज़ ये अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये डिलीट बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे गलती से इसे डिलीट कर दिया, डेटा चला जाएगा क्योंकि वो यूज़ हो रहा है इन्फॉर्मेशन। तो ये सब हो गया। और उसके अलावा मैंने यहाँ दिया है योर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि 28,350 सबसे सेफेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन आप चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं थोड़ा नीचे करता हूँ 27,500, तो वो कितना % दूर होगा अभी के स्पॉट प्राइस से। जस्ट वो निकालने के लिए मैंने आपको ये सेल दे रखा है कि वो 4.95% दूर होगा। और अगर वहाँ तक निफ्टी मूव होता है तो आपका निफ्टी में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। और अगर किसी दिन ये डेटा नहीं आ रहा है, ये जो एक्सपायरी डेट क्लोज वाला डेटा है, तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश बटन मैंने दिया हुआ है जो एपस्क्रिप्ट के थ्रू काम करता है। आप इसे क्लिक करेंगे, अगर पहली बार क्लिक करें तो एपस्क्रिप्ट ऑथराइजेशन के लिए मांगेगा, जो मैंने पार्ट 1 में दिखाया कि ऑथराइजेशन कैसे करनी है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ऑथराइज़ कर दिया, वो 1 टाइम प्रोसेस होता है ऑथराइजेशन। तो देखिए, मैंने रिफ़्रेश किया, एक बार फिर से करता हूँ, तो ये स्क्रिप्ट डेटा हटाती है जहाँ से डेटा पुल हो रहा है, फिर उसे रिफ़्रेश करती है और वापस डाल देती है। तो कई बार अगर डेटा नहीं आ रहा है तो रिफ़्रेश बटन ये वाला यूज़ कीजिए, डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। तो ये वाली शीट हो गई मंथली फोर्स की शीट, जो आपको निफ्टी में मिलेगी, और जो बैंक निफ्टी की अलग से शीट है उसमें बैंक निफ्टी का डेटा आएगा, इसलिए अलग अलग शीट्स बनाई है मैंने। तो मंथली फोर्स दोनों में है, लेकिन वीकली फोर्स आपको मिलेगी सिर्फ निफ्टी वाली शीट में, क्योंकि निफ्टी में ही वीकली एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। तो वीकली फोर्स में हमें वीकली डेटा मिलता है हर एक वीक के, जो अभी प्रेजेंटली ट्यूसडे के हिसाब से चल रहा है एक्सपायरी डेट, आप यहाँ राइट हैंड साइड में डाल सकते हैं। इन फ्यूचर अगर ट्यूसडे से एक्सपायरी किसी और दिन शिफ्ट हो जाती है वीकली एक्सपायरी, यहाँ पे आप डाल सकते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाला है 2 दिसंबर 2025, ट्यूसडे की डेट है, नेक्स्ट एक्सपायरी इस दिन है, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस 50 ही रहने वाला है, क्योंकि निफ्टी का जो चेन है वो 50 के स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस में होता है। तो यहाँ पे हमें सारी वो डेट्स दिख जाएंगी जिस जिस दिन ट्यूसडे की एक्सपायरी हुई है। और मैंने यहाँ पे स्मार्ट कोडिंग ये भी कर रखी है, ट्यूसडे की डेट ज़रूर दिखाएगा, लेकिन अगर ट्यूसडे एक्सपायरी नहीं हुई थी, उसकी एक्सपायरी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हुई थी, तो यहाँ पे उसी दिन का क्लोजिंग प्राइस आएगा। तो क्लोजिंग प्राइस वाइज ये सही डेटा आपको दिखा रहा होगा जिस भी दिन एक्सपायरी हुई होगी। ठीक है, तो वीक ऑन वीक एक्सपायरी का क्या पैटर्न रहा है, अगेन वो हमें रेड एंड ग्रीन में दिखेगा, कब बढ़ा कब घटा। मैक्सिमम गेंस 14 वीक्स, यानी कि लगभग 3 महीने में मैक्सिमम गेन कितना हुआ है वो परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है। तो मैक्सिमम ऑफ ऑल गेंस 2.88% हुआ है पिछले 3 महीनों में। मैक्स ऑफ ऑल लॉसेस -2.22%, ये हमारा कैश सिक्योर्ड पुट के लिए काम आएगा, अभी मैं वो भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्रीन में आ रहा है वो है कॉल के लिए जो हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम ऑफ ऑल गेंस। तो आप 2.88% चेक कर सकते हैं, पिछले क्लोजिंग प्राइस से कहाँ रहा उसके हिसाब से राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपायरी तो बहुत पास है, तो 2 दिसंबर देखने का सेंस नहीं बनता, हम उसकी नेक्स्ट 9 दिसंबर की देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, मैक्स मूवमेंट 2.88% हुआ है प्रो रेटा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में अभी 9 डेज बाकी हैं, मोर देन अ वीक। तो ये थोड़ा सा ऊपर का परसेंटेज हमें दिखाता है ताकि हमारी सेफ्टी उस हिसाब से बनी रहे। तो 3.7% का स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे होगा, 27,200।
तो आप इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चेक करेंगे। मेरा वीकली का मेरा पर्सनल टारगेट रहता है 400 रुपीज़ से ऊपर। अगर उससे नीचे है तो मैं छोड़ देता हूँ, उससे ऊपर है तो ही मैं सेल करता हूँ। तो इसका प्रीमियम अगर आपको 400 रुपीज़ से ऊपर मिल रहा है तो आप सेल करेंगे, अदरवाइज लीव इट। ठीक है। अगेन करंट होल्डिंग जो मैंने आपको मंथली शीट में दिखाया, सेम लॉजिक सब कुछ वही है। और ये जो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग सेम जो मंथली फोर्स में है वही वाला लॉजिक। नीचे आप जाएंगे तो 52 वीक डेटा आ रहा है, प्रेफर्ड डेटा। प्रेफर्ड इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा हमें डेटा दे रहा है और उसके हिसाब से हमें बता रहा है कि मैक्सिमम गेन कितना हुआ है, सेकंड मैक्सिमम गेन कितना हुआ है, उसके हिसाब से क्या स्ट्राइक प्राइसेस होने चाहिए, और उसी तरह मैक्सिमम लॉसेस इन 52 वीक, मतलब पिछले एक साल में क्या पैटर्न रहा है वो यहाँ पे हमें 52 वीक्स में आ रहा है। मैंने दोनों इसलिए दिए हैं क्योंकि सेफ्टी वाइज नीचे वाला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिस्क को समझते हैं वो ऊपर वाला डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 3 महीने के हिसाब से भी कई बार मैं पर्सनली कॉल्स लेता हूँ, क्योंकि प्रीमियम्स कई बार जो 52 वीक डेटा के हिसाब से आ रहा है उसमें ना के बराबर होते हैं, तो कई बार मुझे ये भी कंसिडर करना पड़ता है ऊपर वाला। तो अगेन जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ये समझ जाएंगे कि कब किसे कंसिडर करना है। और सबसे नीचे मैंने ये भी निकाला है कि काउंट पॉजिटिव मंथ्स इन 12 वीक्स, कि कितनी बार बढ़ा है 12 वीक्स में, 8 टाइम्स बढ़ा है, और 12 वीक्स में कितनी बार घटा है, 4 टाइम्स। तो ज़्यादा प्रोपेंसिटी किसकी है, राइजिंग की है, मतलब निफ्टी ऊपर की तरफ राइज करने की प्रोपेंसिटी रखता है। तो पुट्स ज़्यादा सेफ हैं, कॉल्स थोड़े रिस्की हैं। लेकिन अगेन हम जब तक कवर्ड कॉल्स कर रहे हैं तो हमारा रिस्क लिमिटेड ही रहता है, उतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बेसिकली हमें बता रहा है कि कौन ज़्यादा सेफ़ है, कॉल्स या पुट्स। अगर राइजिंग है तो पुट्स ज़्यादा सेफ़ हैं, फॉलिंग है तो कॉल ज़्यादा सेफ़ हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड में जो KLMN है, इसमें ऑटोमेटिकली जो भी आपने यहाँ वीकली एक्सपायरी की डेट डाली है उससे एक हफ्ते आगे की डेट ये ले लेगा और उसके हिसाब से आपको प्रो रेटा परसेंटेज बता देगा कि अगर इन लेवल्स पर अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं और आप सीधा 2 हफ्ते आगे की कॉल सेल करना चाहते हैं तो आप इन स्ट्राइक प्राइसेस को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 12 वीक डेटा है और ये 52 वीक डेटा है। यूजुअली यहाँ पे इतने अच्छे नहीं मिलते अगर विक्स ज़्यादा हाई नहीं है। विक्स लो होने पर, जो करंट सिचुएशन में अभी विक्स लो चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 2 हफ्ते आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब विक्स हाई होता है तो अच्छे प्रीमियम्स भी मिल जाते हैं इन लेवल्स पे। तो दोस्तों ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। अब आपने कोई सेल कर दिया कॉल, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, उसके लिए है हमारी ऑप्शन ट्रेड्स की शीट। तो यहाँ पे कुछ येलो कॉलम्स है और कुछ ब्लू कॉलम्स है। येलो वाले वो हैं जहाँ हमें डेटा डालना है, ब्लू वाले वो हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेट होगा। ठीक है, तो सबसे टॉप में ये निफ्टी शीट है, तो यहाँ अंडरलाइंग आ रहा है निफ्टी 50, उसका स्पॉट प्राइस ये गूगल फाइनेंस से फैच होगा, तो लाइव प्राइस यहाँ पे आता रहता है। उसका RSI भी मैंने आपको निकाल के दिया है। तो कुछ समय पहले मैंने RSI बेस्ड वीडियो बनाया था कि RSI के हिसाब से हम पुट्स और कॉल्स कैसे सेल कर सकते हैं। वो भी एक मेथड है सेफली कॉल्स और पुट्स को सेल करने का। उसके वीडियोस के लिंक आपको स्ट्रैटेजी शीट में मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 वीडियोस आ रहे हैं, पुट के लिए और कॉल के लिए। तो वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके अंदर लर्निंग की भूख है, आप एक अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी अपने लिए सेटअप करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो RSI की वैल्यू क्या चल रही है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आती रहती है। लॉट साइज़ मैंने हल्के येलो कलर में दिया है क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर लॉट साइज़ चेंज होता है तो हमें यहाँ चेंज करना होगा। तो मैंने 65 डाल रखा है, ये जो जनवरी से लगने वाला है लॉट साइज़, उसके हिसाब से क्या आपका 1 लॉट का पैसा बनता है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, कि 1 लॉट निफ्टी खरीदने के लिए कितना पैसा हमें चाहिए होगा। और फिर जब आपने कोई कॉल सेल करी, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये सारे डेटा इनपुट करने हैं। ट्रेड ओपन डेट, इनके सारे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता भी रखे हैं। ठीक है, कि ट्रेड ओपन डेट क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, एक बार यहाँ पे बता भी देता हूँ वीडियो में। ट्रेड ओपन डेट है जिस दिन आप सेल कर रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे आप। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये है आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का नाम। तो अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें चेक करेंगे, ज़ीरोधा में इस तरह का नाम आता है और ब्रोकर्स में अलग तरीके से आता हो, तो बेसिकली आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट नेम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस टाइप करना है कि किस स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल किया है। स्पॉट प्राइस, जिस दिन आप सेल करते हैं उस वक्त क्या निफ्टी का प्राइस था वो स्पॉट प्राइस होता है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। एक्सपायरी डेट, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो एंटर करना है। प्रीमियम आपको कितना मिला और लॉट साइज़ कितना है,
ठीक है, ये सब एंटर करना है। ट्रेड क्लोज डेट, तो जिस भी दिन आप इस ट्रेड को क्लोज करेंगे, तो जिस दिन आप सेल करते हैं वो हो गया ट्रेड ओपन डेट। जिस दिन आप उसे वापस बाय करेंगे या फिर वो ऑटो एक्सपायर होता है एक्सपायरी डे के दिन, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। अगर वो ऑटो एक्सपायर हो रहा है एक्सपायरी के दिन, तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन ट्रेड क्लोजिंग 0 डालना है। लेकिन अगर आपने उसे अर्ली क्लोज किया है तो जिस भी प्रीमियम पे आपने उसे बाय किया है वापस, वो प्रीमियम यहाँ पे डालना है, ताकि शीट कैलकुलेट कर ले कि आपको नेट रियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, और नोट्स में आप अपने पर्सनल नोट्स डाल सकते हैं, जो मैं डालता रहता हूँ कई सारे ट्रेड्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था या फिर क्यों मुझे लॉस में क्लोज करना पड़ा। ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आपकी लर्निंग्स में, क्योंकि जब आप वापस जाके अपने ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे कि किस ट्रेड में आपने किस वजह से एंट्री ली थी, किस वजह से अर्ली क्लोज किया या फिर कोई भी एक्शन लिया, वो आप नोट्स में डाल सकते हैं। ये आपका एक जर्नल की तरह और आपके सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत काम आएगा। यहाँ ब्लू में आ रहा है स्ट्राइक माइनस स्पॉट प्राइस डिफरेंस। तो जिस स्ट्राइक को आपने सेल किया है वो स्पॉट प्राइस से कितना दूर था उस वक्त जब आपने सेल किया, वो परसेंटेज यहाँ आ जाएगी। डेज़ टू एक्सपायरी, जिस दिन आपने सेल किया वहाँ से लेके एक्सपायरी तक कितना डेज़ बचे थे, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। प्रीमियम आपको कितना मिला जिस दिन आपने सेल किया, तो फाइनली आपको कितना प्रीमियम मिला वो नेट रियलाइज प्रॉफिट में आपको दिखेगा, क्योंकि जिस दिन आप सेल करते हैं उस दिन आपको प्रीमियम के हिसाब से कुछ अमाउंट मिलता है। लेकिन जब आप क्लोज़ करते हैं, अगर आप अर्ली क्लोज़ कर रहे हैं तो कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा उसे बाय करने के लिए, तो उसके हिसाब से नेट रियलाइज प्रॉफिट कितना आप पॉकेट कर पाए वो यहाँ पे निकल के आएगा। और ये खाली क्यों है, क्योंकि जब तक मैं ट्रेड क्लोज डेट नहीं डालूंगा और क्लोजिंग प्राइस नहीं डालूंगा, ये नेट रियलाइज प्रॉफिट 0 रहने वाला है, खाली रहने वाला है। ये तभी कैलकुलेट होगा जब यहाँ पे एंट्री होगी। उसके बाद के कॉलम, ये सारे कॉलम एक्सपेक्टेड क्लोज प्राइस, परसेंटेज डाउन फ्रॉम स्पॉट प्राइस, लॉस इन पी, ये सब मैंने इस वीडियो में समझाया था और मैं आज भी समझाने वाला हूँ। कैश सिक्योर्ड पुट क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है, ठीक है, तो ये उसकी कैलकुलेशन के लिए है। तो आइए वो समझ लेते हैं। तो आइए अब आपको मैं समझाता हूँ कैश सिक्योर्ड पुट क्या होते हैं। CSP, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है कैश सिक्योर्ड पुट, A CSP involves selling put options while keeping enough cash reserved to buy the underlying asset if the option goes in the money। तो आप एक पुट सेल करते हैं और अगर वो पुट इन द मनी चले जाता है, आपके पास कैश होना चाहिए उस ETF को ख़रीदने के लिए, ताकि वो कैश जो आप डिप्लॉय करें जब वो प्रॉफिट में आए, तो जो भी लॉस आपने ऑप्शन में किया था वो रिकवर हो जाए। वो है कैश सिक्योर्ड पुट। सो इफ़ द CMP ऑफ निफ्टी मूव्स बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन, then the loss in option is covered by buying the underlying ETF with certain amount corresponding to the loss। उसकी कैलकुलेशन मेरी शीट में है। and when that ETF rises up it covers the loss। ठीक है, तो जिस दिन आपका लॉस हुआ ऑप्शन में, उस दिन आप ETF बाय करते हैं और जब वो ETF राइज कर जाता है तो अब आपका प्रॉफिट रिकवर हो जाता है। तो इसे कहते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। तो आइए इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस, उसका स्ट्राइक प्राइस, उसका 1 लॉट मनी, ये सब हमने समझ लिया। अब मानते हैं कि हमने एक पुट सेल किया निफ्टी का। ऑफ कोर्स हम उसे नीचे सेल करेंगे जो हमारा स्पॉट प्राइस है। तो 26,203 हमारा स्पॉट प्राइस है, उससे हमने नीचे 24,000 पे एक पुट सेल किया जो कि 8.41% नीचे है। उसका हमें प्रीमियम कितना मिला, ये मंथली पुट सेल करने की बात कर रहा हूँ मैं। उसका प्रीमियम मिला हमें 715 रुपीज़। ठीक है, अगेन वही लॉजिक है, जितना ज़्यादा पुट दूर होगा हमारे स्पॉट प्राइस से उतना कम प्रीमियम मिलेगा, जितना पास होगा उतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दिमाग में वो चीज़ मत भूलिएगा, हाई रिस्क हाई प्रीमियम, लो रिस्क लो प्रीमियम। तो मैं हूँ लो रिस्क लो प्रीमियम और मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लो रिस्क लो प्रीमियम इज़ अ हैप्पी थिंग। ठीक है, तो अब इसे सिनेरियो समझ लेते हैं कि क्या होगा, कि कैसे ये कैश सिक्योर्ड पुट होता है। तो पहला एग्जाम्पल है कि वो इन द मनी नहीं जाता है। तो एक्सपायरी के दिन निफ्टी का प्राइस हो जाता है 24,500, जो कि हमारे पुट से 500 पॉइंट ऊपर है, यानी कि पुट इन द मनी नहीं हुआ। तो हमारा जो पुट का प्रीमियम था वो हमें मिलेगा और हमें कोई ETF में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऑप्शन में लॉस नहीं किया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पे पुट इन द मनी चला जाता है, यानी कि जो हमने पुट सेल किया है निफ्टी का प्राइस उससे नीचे चले जाता है एक्सपायरी तक, तो वो इन द मनी हो गया। तो हमने सेल किया था 24,000 का पुट और निफ्टी का प्राइस चला गया 23,800, यानी कि हमें ऑप्शन में कितना लॉस होगा, 12,285 रुपीज़ का। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए हमने क्या करना है वो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, चलिए उसे देखते हैं।
तो ऑप्शन ट्रेडिंग शीट में आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्लोज प्राइस डाल सकते हैं। तो जिस भी दिन आपने पुट सेल किया वहाँ पे आप एक्सपेक्टेड क्लोज प्राइस डाल सकते हैं, जस्ट एडवांस में जानने के लिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए होगा इन केस ऐसा सिचुएशन होता है। तो हमने 24,000 का सेल किया था और अगर निफ्टी 23,800 चला जाता है तो वो स्पॉट से कितना नीचे चला गया, जहाँ हमने सेल किया था वहाँ से -9.17%। और हमारा ऑप्शन में कितना लॉस हुआ, 13,000 का लॉस हुआ। लेकिन क्योंकि हमें कुछ प्रीमियम पहले मिल चुका था तो उस लॉस में से हम निकाल देते हैं वो प्रीमियम, तो नेट लॉस हमारा होता है 12,285। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें कितना करना पड़ेगा, ताकि जब वो इन्वेस्टमेंट इतना % बढ़ जाए जो भी नेगेटिव में है, तो अगर आप 1,41,000 इन्वेस्ट करते हैं और वो बढ़ जाता है 9.17%, तो आपका ये 12,285 का लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ये मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू बी डन क्यों कह रहा हूँ, इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा कीजिए, क्योंकि तब आपका लॉस रिकवरी जल्दी होगा। और इसमें क्या करना है, आपको जो ETF है वो निफ्टी 20 में जो PKP का ETF है उसको नहीं बाय करना है, एक सेकेंडरी ETF आप बाय करेंगे ताकि आप उसे सेल भी कर सकें जैसे ही आप वो प्रॉफिट में आता है। और फिर आप दोबारा से कैश सिक्योर्ड पुट, क्योंकि आपका कैश फ्री हो जाएगा, उसके बाद आप कैश सिक्योर्ड पुट सेल कर सकते हैं। तो ये होता है कैश सिक्योर्ड पुट। तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में दे रखी है, आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ पुट के केस में है, अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं उसमें कैश सिक्योर्ड पुट का कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पुट सेल कर रहे हैं तो ही आपको कैश सिक्योर्ड पुट वाली कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी ट्रेड्स आप यहाँ रिकॉर्ड करते जाएंगे, आपने जो कॉल्स और पुट सेल किए हैं उनकी मंथली समरी आपको यहाँ टेबल में मिल जाएगी कि किस मंथ में आपने कितना नेट रियलाइज प्रॉफिट किया है। ओके, तो इसी तरह आपको बैंक निफ्टी की जो अलग से शीट है उसमें बैंक निफ्टी का डेटा मिल जाएगा मंथली फोर्स में, और ऑप्शन ट्रेड्स की शीट में आपको बैंक निफ्टी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसका RSI क्या चल रहा है वो मिल जाएगा, उसका लॉट साइज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एक लॉट के लिए कितना पैसा लगेगा वो सब कैलकुलेट होके आ रहा है। और बाकी का जो भी मैंने एक्सप्लेन किया सेम टू सेम जो निफ्टी में एप्लीकेबल है वही यहाँ पे एप्लीकेबल है फंक्शनैलिटी वाइज। तो दोस्तों ये था पार्ट 2 ऑफ PKP 3.0 विद ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा व्यूअर 1 है, आप व्यूअर 2 हैं या व्यूअर 3 हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए और अपनी शेयर मार्केट जर्नी को और प्रॉफिटेबल बनाइए। लर्न करते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इन शीट्स को परचेज़ करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज़ कर ली हैं थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं करी हैं इस वीडियो का वेट कर रहे थे, इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको पसंद आया तो आप कीजिए, नहीं पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताइए। कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चंस है, मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स के आंसर करने में। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।